हिंदी रचनाकार समूह में हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में कथाकार आरती जायसवाल उपस्थित हैं। श्रीमती आरती जायसवाल कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, लघु कथाकार हैं और कविताएं भी लिखती हैं। आरती जी, हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। आरती जायसवाल जी, आपने कब से लिखना शुरू किया और आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई और आपने किन किन विधाओं में लिखा है? सर, बचपन से ही मुझे लिखने में रुचि रही और लिखने के प्रति मेरी रुचि तब और बढ़ती गई जब पत्र पत्रिकाएं मेरे घर आती थी और उन्हें पढ़ने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित होते थे। तो पढ़ते थे तो मुझे लगता था मैं भी कुछ ऐसा लिखूं जिससे मेरे घर और गांव के लोग पढ़ें। तो इसीलिए मेरी लिखने में रुचि बढ़ी और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा लेखन का क्षेत्र भी बढ़ता गया और मैंने सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। आपके लेखन की मुख्य विधा कौन सी है? मेरे लेखन की मुख्य विधा कहानियां ही हैं, क्योंकि कविताओं में मैंने देखा कि लोग उससे जब गीत लिखे जाते हैं तो लोग कम पसंद करते हैं। कविता कोई गाने लगता है तो लोग सुनना बंद कर देते हैं। और गद्यात्मक कविताएं मैं लिखती हूँ, मेरी कहानियां भी गद्य ही होती है, तो आप गद्य मेरी प्रिय विधा है, ऐसा कह सकते हैं। आपके लेखन में घर परिवार का क्या योगदान है? आप कामकाजी महिला हैं, पारिवारिक महिला हैं, आपके बच्चे हैं, पतिदेव हैं, तो उनका सहयोग आपको किस प्रकार से प्राप्त होता है? उनका सहयोग बस यही है कि मैं कर रही हूँ, यदि मैं लेखन कार्य कर रही हूँ तो उसमें कोई व्यवधान ना डाले वो, और वो नहीं डालते हैं। मुझे पूरी स्वच्छंदता है कि मैं जिस भी विषय पे चाहूँ लिख सकती हूँ। उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, जहाँ भी आवश्यकता हुई मुझे सहयोग किया। यानी आपके लेखन में जो पहले ही आपने बताया कि पत्र पत्रिकाओं का योगदान है, आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहित किया और जब विवाह हो गया आपका तो आपके पतिदेव और बच्चों ने इस जिम्मेदारी उठाई कि आपको प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन सभी को यह समझना चाहिए, यदि वो नारी है, लिखती भी है, कोई भी कामकाज करती है, सिर्फ आजकल कामकाजी महिलाएं भी हैं, तो चाहे लेखन का क्षेत्र हो या कोई अन्य हो, उन्हें अपने लिए समय खुद से निकालना होगा। कोई भी उन्हें समय इसलिए नहीं देगा कि वो अपने सपने को पूरा करें या अपने लिए जाके बैठ जाएं, और घर उनकी प्राथमिकता सदैव थी और अभी आगे भी रहेगी हमेशा। आप एक महिला लेखिका हैं, कहानीकार हैं, महिला कहानीकार हैं, और मैं समझता हूँ लेखन के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व है वहाँ महिलाओं के लिए कोई आपको दिक्कत महसूस हुई? एक महिला लेखक के रूप में आपने कोई दिक्कत महसूस की या कोई चैलेंज आपने महसूस किया, ऐसा कभी आपको लगा? जी नहीं, पुरुषों के लेखक होने से, मेरे महिला लेखक होने से मुझे ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा आज तक। कि जितने भी पुरुष, चाहे वो सहयोगी हो या सहपाठी हो या शिक्षक हो या विद्वान हो, जिनके भी संपर्क में मैं आई हूँ, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया और मुझे सदैव प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। मेरी अच्छी रचनाओं को प्रकाशन करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। तो मुझे महिला लेखक होने से पुरुषों द्वारा आज तक कोई समस्या नहीं हुई। आपकी कहानियां किन किन विषयों को लेकर के लिखी गई हैं? समाज की किन किन समस्याओं को लेकर के लिखी गई हैं और आप इनका कथानक कहाँ से लेती हैं? मेरी कहानियां जन समस्याओं को लेकर ज्यादा लिखी गई हैं और जो समाज से जो जुड़ी हुई होती हैं और जिनका मैं चाहती हूँ कि ये खत्म हो। हमारे सामाजिक बुराई के रूप में जो अभी भी विद्यमान है हमारे समाज में, उन्हें समाप्त करने की दृष्टि से मैं कहानियों का कथानक लिखती हूँ। किंतु जो विषय होते हैं वो हमारे आसपास से ही उठाए हुए होते हैं, क्योंकि मैंने विभिन्न जगहों पे प्रवास किया, 3 साल 2 साल 4 साल जहाँ जहाँ भी रहे, तो वहाँ का परिवेश, वहाँ के लोगों की समस्याएं देखी मैंने, तो उन्हें भी मैंने कहानी का विषय बनाया। कहानियां हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही लिखी जाती रही। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, इसके बाद भी कहानियां लिखी गई, राजा रानी को लेकर के कहानियां लिखी गई। उसके बाद प्रेमचंद का युग आया, प्रेमचंदोत्तर युग आया, इसके बाद तमाम प्रकार के कहानी आंदोलन चले। तो आपकी कहानियां या आप किस आंदोलन से प्रभावित हैं या आपकी विचारधारा इन सब से बिल्कुल अलग है? मैं सभी से थोड़ा थोड़ा प्रभावित हूँ। जिनके भी सकारात्मक पक्ष हैं मैं उन्हें
अपने में संग्रहित करती हूँ और अपने कथानक में भी संग्रहित करती हूँ, उनको आगे बढ़ाती हूँ। सकारात्मक पक्ष को, सभी के पक्ष विपक्ष होते हैं, तो जो विपक्ष होता है मैं उसे छोड़ देती हूँ और मेरा अपना एक नया जो स्थापना होती है कि हाँ मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं उसको प्रतिस्थापित करती हूँ और अपने कथानक को, अपनी रचनाओं को जन के सामने प्रस्तुत करती हूँ। पुरुष कथाकारों में, कहानीकारों में आपके सबसे प्रिय कहानीकार कौन है और क्यों है? सबसे प्रिय कहानीकार तो किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि सभी ने मुझे प्रभावित किया और सभी ने कुछ अच्छा लिखा है। तो जिसने जितना भी अच्छा लिखा है, जो हो सकता है उस समय मेरे मनोभाव के अनुकूल रहता हो जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे वो प्रभावित करते हैं और मुझे सभी अच्छे विद्वान व लेखक प्रिय हैं। तो किसी एक का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछूं कि महिला कथाकारों में से किसने आपको प्रभावित किया? क्योंकि आप महिला कथाकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिला कथाकारों ने आपकी कहानियों को या आपको प्रभावित किया होगा। तो ऐसी कोई महिला कथाकार है जिसकी कहानियों ने, जिसके विचारों ने आपको प्रभावित किया हो और उनके विचारों को आपने अपनी कहानियों में समावेशित करने का प्रयास किया हो? मुझे प्रभावित किया है महिला कहानीकारों ने भी, महिला लेखकों ने भी, और मैं उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती हूँ कि वो मेरे जीवन में भी रहें, मेरे कथानक में भी रहें और वो आगे जाएं। जो उन्होंने आदर्श स्वरूप जो भी उन्होंने लिखा हो या जो समाज को के ग्रहण करने योग्य हो, तो मैं उसे स्वयं भी ग्रहण करती हूँ और पाठकों से भी आशा करती हूँ कि वे उनका लिखा हुआ भी, और जितने भी हमारे साहित्यकार हैं वो महिला हो या पुरुष हो, यदि वो अच्छा लिख रहे हैं और वो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में आसानी से, तो उसे अवश्य ग्रहण करें। क्योंकि एक लेखक जब लिखता है कोई चीज, तो वो इस आशा से लिखता है कि हम जो चाहते हैं, जैसा परिवर्तन चाहते हैं या जैसा बदलाव चाहते हैं, या जिस चीज को हम सामाजिक बुराई या सामाजिक समाधान के रूप में देख रहे हैं, तो उसको जो पढ़ने वाला हो वो आगे ले जाए। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां हैं, यानी आदर्श और यथार्थ दोनों मिला हुआ है। क्या आपकी कहानियों में भी ऐसा है? नहीं, मेरी कहानियां बिल्कुल यथार्थ परक हैं। उसमें आदर्श की स्थापना कम है, थोड़ा यथार्थ परक होने के साथ साथ वो जन समस्याएं जुड़ी हैं, तो यथार्थ परक हो गई। और उनमें मैं समस्याओं का निदान ढूंढती हूँ और मैं उन चीजों का विद्रोह करना चाहती हूँ अपनी कहानी में कि हाँ ये चीज गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, तो उसको आप विद्रोह के स्वर के रूप में भी देख सकते हैं। आदर्शवादी कहानियां जो लिखी गई हैं उनको हम लोग खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, आदर्शवादी कहानियां खारिज नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि आदर्श ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक आदर्श को हम उस जगह पे स्थापित नहीं कर सकते हैं जहां पर हम यथार्थ से जूझ रहे होते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हम आदर्शवादी तो बहुत होते हैं किंतु उनका पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो उस जगह पर हम। एक प्रश्न और मन में कौन रहा है जी सर, कि आजकल तमाम पत्रिकाएं निकल रही हैं, बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, और उनमें जो कहानियां छप रही हैं उनमें मैं समझता हूँ भदेश है, भाषा में भदेश है या अश्लीलत तो है। उसको एक दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम उनको अपने ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हैं, या कोई पुत्री अपने पिता को पढ़ने को नहीं दे सकती है, पिता अपने पुत्र को नहीं दे सकता है, तो भाई अपने बहन को नहीं दे सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये सबसे पहले तो जो लेखक होते हैं वो लेखक, मुझे उनको लेखक मैं नहीं मानती हूँ जो ऐसी कहानियां लिखते हैं, क्योंकि लेखन कभी भी अश्लील या भद्दा लिख करके अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा। वो सिर्फ या तो वो पत्र पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लिखी जाती हैं, पैसे देकर लिखवाई जाती हैं, या फिर जो है वो जो लिखता है वो चाहता है कि हमें लोकप्रियता हासिल हो, वो भी निम्न स्तर की। तो मैं ऐसी कहानियों को सिरे से खारिज करती हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सस्ती लोकप्रियता पाने का चक्कर है। जी सर, बिल्कुल। और इसे मैं तो छापने वालों को पूरा दोषी मानती हूँ, क्योंकि अगर वो एक कहानी ना छापे तो दूसरी लिखी ही ना जाए। एक महिला कथाकार के रूप में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इस समय? मेरे सामने चुनौतियां इस समय हो जाती है कि अपराध हमारे समाज का जो बढ़ रहा है हमारे समाज में, उसको यदि खत्म करने की दृष्टि से मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुल करके शोर मचाकर नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं किसी ऐसे अपराध पे लिखती हूँ कि जो समाज में जिसको छुपा के या दबा के अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, तो लोग उसको सीधे चरित्र से आंकते हैं, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो ये चीज गलत है। और चाहे वो
पुरुष लिखे या महिला लिखे तो उसको एक लेखक की दृष्टि से देखें कि एक लेखक है, वो उसका समाधान चाहता है, ना कि वो उसके स्वयं जीवन का हिस्सा है वो चीज। आजकल विमर्शों का युग चल रहा है, विशेष रूप से हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार के विमर्श, दलित विमर्श, युवा विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, आदिवासी विमर्श, आर्थिक विमर्श। आपकी कहानियां क्या किसी विमर्श से प्रभावित हैं? मेरी कहानियां, मैंने जैसे कि पहले कहा कि जन की सभी समस्याओं को उठाती हैं, किसी एक वर्ग को नहीं उठाती हैं। तो समाज जो जितने भी विमर्श आपने अभी बताए हैं वो सब हमारे समाज का हिस्सा है। तो मेरी कहानियों में लगभग सब होते हैं, तो इसलिए मेरी कहानियां एक परिवर्तन विमर्श आप मान सकते हैं कि मैं परिवर्तन चाहती हूँ और इसको लेकर के मैं किसी भी वर्ग को लेकर लिख सकती हूँ, किसी भी विषय को उठा सकती हूँ। मेरा कोई इकलौता ना तो विषय है ना वर्ग है। आप किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं समाज में? समाज में परिवर्तन ऐसा होना चाहिए, जैसे कुछ तो होती, कुछ परिवर्तन ऐसे तो जो हमारी मानसिकता है ऐसे बदल नहीं रही। हम कितना भी अच्छा देख लेते हैं, कितना भी अच्छा सुन लेते हैं, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो या बच्चों के प्रति हो या बड़ों के प्रति हो, तो वो जो एक बनी बनाई धारणा है उसको मैं तोड़ना चाहती हूँ। जैसे कि हाँ, स्त्रियां हैं तो बस ये है, अभी इतना स्त्रियों ने इतना किया है, अंतरिक्ष से लेके समुद्र तल तक जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कदम कदम पे खुद को सिद्ध करना पड़ता है। ये एक बड़ी चुनौती, तो मैं इस धारणा को तोड़ना चाहती हूँ। तो जब हम विमर्शों की बात करते हैं तो आजकल कहानी के क्षेत्र में भी कई खेमेबंदी सी हो गई है। दलित लेखक जो है दलित कहानियां लिख रहे हैं, सनातन धर्मी लेखक जो है सनातन धर्मी कहानियां लिख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनमें टकराहट है? टकराहट तो छोड़िए सर, ये साहित्यिक पतन है मेरी दृष्टि में। क्योंकि कोई भी साहित्यकार हो, एक वर्ग या एक आप यदि मैं मान लेती हूँ कि एक दलित है या एक सामान्य वर्ग का प्राणी है, दोनों को समान कष्ट है, तो आप सिर्फ दलित का कष्ट आपको दिखाई देगा और सामान्य वर्ग का नहीं दिखाई देगा, तो आप लेखक कैसे हुए या आप साहित्यकार आपको खुद को कैसे कह सकते हैं? अच्छा, संचार क्रांति का युग इस समय चल रहा है, सोशल मीडिया है, डिजिटाइजेशन हो गया है, तो आजकल बड़ा शोर है, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। तो आपकी कहानियों में को इन दोनों शब्दों ने कितना प्रभावित किया है? इन दोनों शब्दों ने प्रभावित इस तरह से किया कि इस कहानियों को और कथानकों को हम इतना विस्तार दे सकते हैं कि जो समस्याएं हम अपने आसपास की समस्याओं को छोड़ करके हम विश्व स्तर की समस्याओं को भी उठा सकते हैं। और साहित्य जो रुदन और हास्य का स्वर पूरे विश्व में एक ही है, तो इस वजह से साहित्य जो है वो पूरे विश्व को जोड़ता है। वो चाहे स्टोरी कह लें आप इंग्लिश की या हिंदी का कहानी कह लें, तो कहीं ना कहीं वो परिभाषित होता है एक दूसरे देश में जाकर के। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि संचार का युग आया है और हम अपनी बातें पूरे विश्व को पहुंचा सकते हैं, अपनी रचनाएं पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। जब ये कहानियां सोशल मीडिया पर आ गई हैं, उनका डिजिटलाइजेशन हो गया है, जी सर, तो कहानियों की किताबों को कौन पढ़ेगा? सब लोग जो है इंटरनेट पर ही पढ़ लेंगे। तो क्या कहानियों की जो पुस्तकें हैं ये खत्म हो जाएंगी या इनका वर्चस्व रहेगा? नहीं सर, इनका वर्चस्व है और हमेशा रहेगा, और इनका वर्चस्व अभी फिर से वापस लौटेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संचार युग में कहानी या पुस्तक का वर्चस्व खत्म हुआ, कि जो पुस्तक छू के जो देखने का महत्व है वो एक अनोखा अनुभव है अपने आप में, और उस अनुभव से हमारी आज की पीढ़ी थोड़ा वंचित हो रही है। और वो कार्य हमें ही करना होगा कि हमें जोड़ना होगा पुस्तक से लोगों को। जब हम लोग पुस्तक से लोग को जोड़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा। और दूसरी बात है कि पुस्तक का महत्व जो कम हो रहा है, सीधे से कि संचार माध्यम में उपलब्ध है तो लोग पढ़ लेते हैं, पीडीएफ पढ़ लिया या इंटरनेट पे उपलब्ध है तो पढ़ लिया, तो पुस्तक की उन्हें आवश्यकता नहीं रहती है। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि 10 या 15 साल बाद फिर एक पुस्तक का दौर आएगा, क्योंकि तब तक लोग इसके विपक्ष से रूबरू हो चुके हैं। बड़ी आशा है कि पुस्तकों का दौर फिर आएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि संचार का भी पक्ष विपक्ष होगा कुछ, और जब वो सामने आएगा तो लोग फिर पुस्तक की तरफ आएंगे। एक प्रश्न और है इसी से मिलता जुलता, कि हिंदी के प्रचार प्रसार में या हिंदी को बढ़ावा देने में कहानियों का, उपन्यासों का क्या योगदान है? कहानी और उपन्यासों का योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहानी उपन्यास है वो लोग जब पढ़ते हैं तो उसको खुद के जीवन से रिलेट करते हैं, खुद के जीवन से जोड़ते हैं। उसमें कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। तो हिंदी में जितना शब्द प्रचुर मात्रा में है, हिंदी जितनी विकसित और बृहद है, तो उतनी कोई और भाषा नहीं है। तो इसलिए हिंदी का बहुत ही बड़ा योगदान। मैं समझता हूँ, मुझे याद आ रहा है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उस समय जब लिखा जा रहा था
तो लोगों ने चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। जी सर, बिल्कुल। तो उपन्यास और कहानियों ने भी हिंदी को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सर। इस समय वर्तमान में ढेर सारी महिला कथाकार हैं जो कहानियां लिख रही हैं, उपन्यास लिख रही हैं, और उनका सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इन सब के बीच में आप अपने को कहाँ पाती हैं? आप मुझे अब जहाँ रखना हो तो विद्वान रखेंगे, पर मैं खुद को जहाँ रख पाती हूँ, मैं अपने आप में जो कर रही हूँ या जो करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर रही हूँ। मेरी कहानियाँ या मेरी जो रचनाएं होती हैं वो जनप्रिय हों और जन की समस्याओं को सुलझाने में मेरी कलम का कुछ योगदान हो, बस मेरी इतनी ही आशा है। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है कहानियों में कुछ अनकहा छोड़ देने का। जी सर। तो क्या आप इस फैशन से इत्तेफाक रखती हैं, इससे सहमति रखती हैं? बिल्कुल सर। ये एक विचारधारा है लेखकों की कि पाठकों के लिए भी कुछ छोड़ना है, तो वो उसमें अपने हिसाब से अपने अनुकूल कुछ जोड़ घटा लेता है। तो ये एक ऐसी विचारधारा। आपकी कहानियां समाज के लिए क्या संदेश देती हैं? मेरी कहानियां समाज में गलत का प्रतिकार करने का संदेश देती हैं कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, यदि आपको कुछ समस्याएं दिख रही हैं या कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो आपके प्रति हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो आप उसका विद्रोह करें। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम गलत का विद्रोह नहीं करेंगे, सही की स्थापना नहीं कर सकते। आपने बच्चों के लिए भी कहानी लिखा? जी सर, बिल्कुल। तो बच्चों की कहानियां बड़ों की कहानियों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की कहानियों में सर भाषा बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं और उन्हें बिल्कुल बच्चों के बीच में आपको बच्चा बनना पड़ता है। बिल्कुल सहज भाषा में उन्हें अच्छी चीज और छोटी छोटी सीख देनी होती है कि इसे जीवन से जुड़ी हुई जिसको वो कर सके। उनके सामने बड़े आदर्श वाक्य नहीं रखे जा सकते हैं, बस उन्हें छोटे ढंग से समझाया जा सकता है, अच्छे ढंग से समझाया। आप अपनी कहानियों में जो पात्रों का चुनाव करती हैं, जी सर, तो उसका क्या आधार है? क्योंकि लेखिका ही या कथाकार ही पात्रों के माध्यम से अपनी बात को कहता है। जी सर। तो आप किस प्रकार के पात्रों को चुनती हैं? मैं सभी को चुन लेती हूँ, कभी कभी पशु पक्षी भी चुन लेती हूँ। जैसे बाल कहानी में पशु पक्षी भी पात्र हो जाते हैं, पौधे भी पात्र हो जाते हैं, और जो बड़ी कहानियां होती हैं बड़ों के लिए, उसमें सभी वर्ग के पात्र हो जाते हैं। कोई निम्न स्तर का होता है, कोई आर्थिक हीन होता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान भी हो सकता है। तो उन सब पात्रों में खुद को ढालना और फिर किसी कहानी आगे की क्या योजना है कि क्या आगे लिखना है आपको, कैसे लिखना है? आगे सर अभी तो बहुत सारा कुछ लिखना ही है, जब तक है तब तक तो कलम चलती ही रहेगी। और उपन्यास तो लिखने हैं और अभी कहानियां और भी आनी है। तो अब गद्य पे ही काम हो रहा है। कविताएं तो लगभग हो चुकी हैं, मुझे लगता है। कविताओं में अब बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, थोड़ी बहुत लिख देती हूँ कभी। क्या कविताओं की अपेक्षा कहानियों की संप्रेषणीयता ज्यादा होती है? जी सर, बिल्कुल होती है। क्योंकि कविता एक जो जैसे हम अगर एक कवि है दूसरे कवि को पढ़ेगा, सुनेगा भी। आप विद्वान है, आप पढ़ेंगे भी, आप सुनेंगे भी। लेकिन जो एक सामान्य वर्ग है हमारे बीच में, बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, वो कहानी से स्वयं को जोड़ता है, लेकिन कविता से स्वयं को जोड़ नहीं पाता जल्दी से। तो इसलिए कहानी का संप्रेषण थोड़ा ज्यादा तीव्र है। हिंदी रचनाकार समूह के जो दर्शक हैं या आपके जो पाठक हैं, आज आप उनको किस प्रकार का संदेश, कैसा संदेश देना चाहती हैं आप? अपने पाठकों को और हिंदी रचनाकार समूह के दर्शकों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन से भरे रहें, जिजीविषा से, और हमेशा अपने को सम्मान की दृष्टि से देखें, अपने राष्ट्र को सम्मान की दृष्टि से देखें, अपनी भाषा को सम्मान की दृष्टि से देखें और आगे बढ़ें। पुस्तकों से जुड़े रहें, क्योंकि पुस्तकें ही हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, और पुस्तकों से जुड़े रहकर हम जीवन में बहुत सारी ऊर्जा और आदर्श प्राप्त कर सकते हैं। लघु कथा और कहानी आजकल दोनों चल रही है, यहाँ तक सूक्ष्म कथाएं भी आ गई हैं एक आंदोलन के रूप में। इन सब में कैसे अंतर करती हैं आप? लघु कथा में अंतर क्या करना है? लघु कथा थोड़ा जैसे लगता है कि हाँ, इसको छोटे में हमें थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहनी है, और सूक्ष्म कथा वो बिल्कुल एकदम ही तीव्रतम प्रहार उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल थोड़े ही शब्दों में हमें बहुत ही बड़ी बात कहनी है। तो वो सीख देने के लिए या अपनी बात रखने के लिए कम समय में उसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव है। तो लोग बहुत जल्दी ही बस 1-2 मिनट सुना नहीं, बस अब हो गया, बंद करो, या अब रख दिया, नहीं आगे पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे। तो इससे बचने के लिए लघु कथा, सूक्ष्म कथा
ये सब आ रही इनका है। सबका विस्तार हो रहा है। आज आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो का मैं भी हिस्सा हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें और विचार मैं आप सबके समक्ष प्रकट कर पा रही हूँ जो मेरे हृदय में थी। चलते चलते एक प्रश्न और, ये हिंदी कहानियां आप लिखती हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में हम सब लोग अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं? हिंदी के प्रचार प्रसार में हम योगदान दे ही रहे हैं क्योंकि हम तो हिंदी लिखते ही हैं। जी। तो इससे हम और लोगों को प्रेरित कैसे करें और लोगों को जोड़े कैसे, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अंग्रेजी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है वो सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है, कभी अपने को रोजगार हासिल करने का वो हो जाता है कि माध्यम है अंग्रेजी, तो हम अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देने लगा है हमारा समाज। किंतु हिंदी को हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये पिछड़े, क्योंकि अब अगर मोबाइल पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं तो हिंदी एक वैश्विक भाषा का रूप ले चुकी है। मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, अमेरिका हो, सब जगह हिंदी का वर्चस्व है। तो जो भी लोग हैं वो हिंदी को बढ़ा रहे और अपने बच्चे को भी हम ये सिखाएं कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी एक भाषा के रूप में नहीं, मातृभाषा के रूप में देखें। ये थी कथाकार आरती जायसवाल जी, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। श्रीमती आरती जायसवाल जी, आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आई, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।